महिलाओं को जिम्मेदारी, पुरुष कब बनेंगे जिम्मेदार। 140 करोड़ पार, कितना इंतजार। जितनी देर में मैंने एक सांस ली है उतनी ही देर में हमारे देश में एक और बच्चे का जन्म हो गया है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हेड्स एंड टेल्स। 142 करोड़ पार हो चुके हैं एंड वी आर स्टिल काउंटिंग। इस पर नियंत्रण का कानून भले ही ना बना हो, लेकिन फैमिली प्लानिंग नाम का शब्द लगभग हर घर में पहुंच चुका है। लेकिन इसे लागू कराना सिर्फ औरत का काम है। मर्द तो कमाता है, वो चाहे जो करेगा। महिला को दर्द भी सहना है और उस दर्द से बचने का इलाज खुद ही खोजना है। महिलाओं को जिम्मेदारी, पुरुष कब बनेंगे जिम्मेदार। 140 करोड़ पार, कितना इंतजार। हमारे गांव में एक कहावत चलती है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। यानी अब उसके जीवन का एक ही ध्येय है, पिया के मन को भाना। लोह पुरुष पिया भले ही काठ का हो जाए, अत्याचार करे, औरत के जीवन की इन्हीं व्यथाओं को नोबेल पुरस्कार विजेता एनी अर्नोक्स ने अपने अनुभवों के जरिए अपनी कहानियों में पिरोया है। देखिए ये रिपोर्ट। महिला, माँ, बहन, बेटी अपने जीवन में इन सभी किरदारों को निभाती है। समाज के उत्थान और पतन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिसकी होती है वो है एक महिला। तभी तो शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, जहां उसे बराबरी का हक मिलता है, वहां सुख शांति का वास होता है। बावजूद इसके समाज में महिला सम्मान की बात तो की जाती है, लेकिन और कुछ नहीं। जब भी बात जनसंख्या की आती है, आबादी की आती है, तो महिलाओं पर पूरा का पूरा भार थोप दिया जाता है। क्योंकि मर्द तो अपने शौक पूरे करेगा और झेलने का काम स्त्री का है। यह सिर्फ भारत की स्थिति नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में समाज सुधार का ठेका महिलाओं पर छोड़ दिया गया है। देश बदल सकते हैं, प्रांत बदल सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, गांव बदल सकते हैं, लेकिन महिलाओं की व्यथा एक ही होती है। और इसी व्यथा को कहती हैं फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नोक्स, जिनको इस साल के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एनी अर्नोक्स को अपने जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोकर महिलाओं की कई पीढ़ियों को प्रेरित करने और उनके दिल की आवाज बनने के लिए यह सम्मान दिया गया। नोबेल कमेटी ने उनको पुरस्कार देने की घोषणा करते हुए कहा कि एनी को उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। एनी अपने जीवन के अनुभवों पर 20 से ज्यादा किताबें लिख चुकी हैं। उन्होंने अपने प्यार, गर्भपात, विश्वासघात, माता पिता से बिछुड़ने की पीड़ा जैसे अनुभवों को जिस सरलता से लिखा, उसने कई पीढ़ियों तक महिलाओं के भीतर छुपे दर्द को आवाज दी। 82 साल की एनी ने लिखने से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने संस्मरण लिखना शुरू कर दिया। लगातार अपने जीवन की घटनाओं को इस तरीके से पिरोया मानो हर स्त्री को लगे कि वो खुद इस दर्द से गुजरी है। एनी अर्नोक्स ने अपने लेखन की शुरुआत 1974 में एक आत्मकथात्मक उपन्यास क्लीन्ड आउट से की थी। 1984 में उन्होंने अपनी एक अन्य रचना ए मेंस प्लेस के लिए रेनाडॉट पुरस्कार जीता। उन्होंने विभिन्न तरीकों से लिंग, भाषा और वर्गों के आधार पर फैली असमानताओं पर लिखा। उन्हें 2019 में उनकी किताब द ईयर्स के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए भी नामांकित किया गया। उनकी 20 से ज़्यादा किताबें उनके जीवन और आसपास के लोगों के जीवन की घटनाओं पर आधारित हैं। वे यौन उत्पीड़न,
गर्भपात, बीमारी और उनके माता पिता की मृत्यु को दर्शाती हैं। एनी एनोक्स के जीवन की बात करें तो एनी का जन्म साल 1940 में फ्रांस में हुआ। उनकी परवरिश नॉर्मंडी के पास एक छोटे से शहर यावटॉट में हुई। एनी के माता पिता एक किराना दुकान और कैफे चलाते थे। एनी को बचपन से ही लिखने का शौक था। उन्होंने लिंग, भाषा और वर्गों के आधार पर समाज में फैली असमानताओं के बारे में लगातार और अलग अलग तरीके से लिखा। लेखन के बारे में एनी कहती हैं कि लेखन वास्तव में एक राजनीतिक कार्य है जो समाज में फैली असमानताओं को लेकर हमारी आंखें खोलता है। एनी ने केवल फ्रेंच भाषा में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी में भी कई उपन्यास, नाटक और लेख लिखे हैं। यही नहीं, उन्होंने कई फिल्मों की कहानियां भी लिखी हैं जो कि समाज को आईना दिखाती हैं। हर समाज को एक एनी चाहिए आईना दिखाने के लिए, ताकि हम अपने चेहरे पर पड़ी धूल को साफ कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर इस मुद्दे पर बयान देकर माहौल को गरमा दिया है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात तो की है, लेकिन जनसंख्या असंतुलन का शिगुफा भी फूंक दिया है। ऐसे में समझते हैं आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जल्दी ही सबसे बड़ा गणतंत्र भी बनने वाला है, क्योंकि जनसंख्या के मामले में हर दिन जो नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब भारत आबादी के मामले में चीन को पछाड़ देगा। जनसंख्या नाम की जटिल समस्या दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ती जा रही है। इसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। जब 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 43 करोड़ थी और साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या 120 करोड़ हो गई। अगर इसी गति से चलते रहे तो 2054 तक आते आते भारत की आबादी 164 करोड़ हो जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए इशारों में एक वर्ग को जिम्मेदार ठहराया। मोहन भागवत ने भारत के लिए एक व्यापक जनसंख्या नीति पर जोर दिया। वहीं कहा कि धर्म आधारित जनसंख्या के असंतुलन का मामला नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार जनसंख्या में असंतुलन से भौगोलिक सीमा में बदलाव होता है। इस मौके पर उन्होंने ईस्ट तिमोर, दक्षिणी सूडान और कोसोवो का उदाहरण देते हुए कहा कि जनसंख्या में असंतुलन के कारण ही ये नए देश बने हैं। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी ये होता है। संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। भागवत के भाषण पर हैदराबाद से लोकसभा सांसद और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने इसी पर तंज करते हुए कहा कि जब हिंदू और मुसलमान का DNA एक ही है तो फिर इसमें असंतुलन की बात कहां से आई। वहीं दूसरे दलों ने भी भागवत के बयान पर पलटवार किया। अगर हमारे देश में पूजा पंडालों पर या गरबा के पंडालों पर धर्म के नाम पर पाबंदियां लगाई जा रही है, जैसे कभी ब्रिटिश के ज़माने में पब्लिक स्पेस पर भारतीय को घुसना मुश्किल हो गया था और साइन बोर्ड लगते थे कि यहाँ केवल अंग्रेज घुसेंगे, भारतीय घुस नहीं सकता। अगर वही मानसिकता लेकर धर्म के नाम पर अगर ये लागू किया जाएगा, ये हमारे देश के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पहले बात ये है, अच्छाई और बुराई को हमारे देश के नागरिक को समझने की बात है।
और धर्म के साथ जो आज परिभाषित हो रहा है इस प्रकार के शब्द, ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। शायद आपको एहसास होगा कि आप अब तक जो करते रहे हैं या बोलते रहे हैं वो गांधी के हिंदू धर्म के समक्ष ठहरता नहीं है, क्योंकि गांधी का हिंदू धर्म हिंदुत्व से मीलों दूर है, बल्कि ये कहूं हजारों मील दूर। भारत में आबादी तेजी से बढ़ रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि फर्टिलिटी रेट के मामले में भारत लगातार सुधार कर रहा है। इसका अंदाजा इसी से होता है कि पिछले 30 साल में देश में प्रजनन दर में यानी फर्टिलिटी रेट में 41% की गिरावट आई है। अब 3.4% से घटकर 2% पर प्रजनन दर आ गई है। मुसलमान, जिनको बढ़ती जनसंख्या के लिए अक्सर निशाने पर लिया जाता है, उनकी प्रजनन दर 1992-93 में 4.41% थी, जो 2021 आते आते गिरकर 2.36 तक पहुंच गई है। हिंदुओं में 1993 में प्रजनन दर 3.3% थी, जो 2021 में गिरकर 1.94% तक पहुंच गई। गौर करने वाली बात यह है कि आज भी मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे ज्यादा है, लेकिन यह बात भी छुटलाई नहीं जा सकती कि 30 साल में सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रजनन दर गिरी है। 46.5% की मुसलमानों की प्रजनन दर में गिरावट आई है। हिंदुओं की प्रजनन दर में 41.2% की गति से कमी आई है। वहीं एक और 1951 से लेकर 2011 के बीच 66 करोड़ हिंदू आबादी बढ़ी है, तो 1951 से 2011 तक मुसलमानों की आबादी 13.5 करोड़ बढ़ी। ऐसा नहीं है कि परिवार नियोजन को लेकर सरकारों ने कुछ नहीं किया। सरकारें लगातार स्लोगन्स और प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को जागरूक करती रही हैं। 1952 में भारत में राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। आपातकाल के दौरान पुरुषों की जबरन नसबंदी का अभियान भी चला। 1980 के दशक में महिला नसबंदी मुख्य गर्भ निरोधक विधि बन गई। 1969 में डिक्लेरेशन ऑन सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार कितने बच्चे हों, इसके निर्णय का अधिकार दंपत्ति के पास रखा गया। टू चाइल्ड पॉलिसी को आजादी के बाद से अब तक 35 बार संसद में पेश किया गया है। जिस तरह संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बात दोहराई कि जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है, जिससे समाज में विभेद पैदा हो रहा है, तो उनका सीधा निशाना इस ओर था। वैसे तो हिंदू भारत में बहुसंख्यक हैं, लेकिन भारत के कई राज्य ऐसे भी हैं जहाँ हिंदू अब अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। इन 8 राज्यों में अल्पसंख्यक होने के बावजूद हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला है। इस बीच गौर करने वाली बात यह भी है कि जहां 1951 में देश में मुस्लिमों की आबादी केवल 9.8% थी, वो 2011 में बढ़कर 14.23% हो गई। वहीं हिंदुओं की आबादी 1951 में 84.1% थी, जो 2011 में घटकर 79.80 रह गई। यानी आने वाले 1000 साल में भी मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी के बराबर नहीं पहुंचने वाली। जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसकी बात बार बार की जाती है, उसकी जरूरत तब होती है जब प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट बढ़े, लेकिन भारत में फर्टिलिटी रेट तेजी से गिर रही है। भारत में वर्तमान में प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट 2% तक पहुंच गई है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 होना चाहिए। इसकी वजह से 2050 आते आते भारत की आबादी बूढ़ी होने लगेगी। 2054 के बाद भारत की आबादी 30 साल के अंदर एकदम से घटने लग जाएगी। 30 साल के अंदर भारत की जनसंख्या 47 करोड़ तक घट सकती है। यानी जनसंख्या को लेकर नीति न बनाने के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोग खुद ब खुद जागरूक हो रहे हैं, प्रजनन दर लगातार गिर रही है। ऐसे में कानून बनाना
कहीं चीन जैसा परिणाम ना ले आए, जहां वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से देश बूढ़ा हो चला है और उसने 3 चाइल्ड पॉलिसी यानी नई नीति को अपनाना शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जनसंख्या नियंत्रण कानून तक तो बात ठीक है, लेकिन महिलाओं को इसके कारण जो बेइंतहा तकलीफ होने वाली है, आने वाली है, उसका विकल्प क्या है? क्या महिलाएं गर्भपात वाली गोलियां खाती रहें और अपनी जान गंवाती रहें? पुरुष इस कानून को कितना समझते हैं? पुरुषों के लिए कोई प्रावधान है या 2 बच्चों तक सीमित रहने की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है? समझते हैं इस रिपोर्ट से। सरकार कह देती है कि हम 2 हमारे 2, लेकिन सरकार के उस नारे को पूरा कराने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत, जहां पर पुरुष सत्तात्मक सोच है, जहां आज भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां महिलाएं बिना सिर ढके घर से बाहर नहीं निकल सकती, महिलाओं को पराये मर्द को देखने की या बात करने की आज़ादी नहीं होती, वहां उम्मीद की जाती है कि रूढ़िवादी सोच से भरे समाज में परिवार नियोजन का काम भी यही महिलाएं करें, जिनको आप फैसलों में ज़्यादा अहमियत नहीं देते। NFW यूपी की शुरुआत से आज तक इसमें वित्तीय निवेश, लोगों तक इसकी पहुंच, सेवाओं की गुणवत्ता और प्रस्तावित गर्भ निरोधक तरीकों के मामले में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। सालों से इस कार्यक्रम ने अलग अलग दृष्टिकोण अपनाया है, लेकिन कई दशक बीतने के बाद भी परिवार नियोजन कार्यक्रम न तो लैंगिक समानता हासिल कर पाया और न ही इसकी पहुंच और प्रभाव समान है। देश की आज़ादी के बाद फैमिली प्लानिंग नाम का शब्द पहली बार 1951 में आया, जब सरकार ने परिवार नियोजन की बात पर जोर दिया। सबसे ज्यादा जिस चीज का प्रचार किया गया था वो था कॉन्डम। शुरुआत में इसको लेकर बड़ा संकोच किया जाता था, लेकिन वक्त बदला है और लोगों की सोच भी बदली है। कॉन्डम अब टैबू शब्द नहीं रह गया है। इसके प्रचार की बदौलत फैमिली प्लानिंग में इसकी हिस्सेदारी भी 2021 में 9.5% हो गई है। लेकिन इन्हीं आंकड़ों का दूसरा पहलू यह भी है कि पिछले 30 साल में देश में कॉन्डम का इस्तेमाल करने वाले सिर्फ 7% ही बढ़े हैं। कॉन्डम के इस्तेमाल को लेकर लोगों में झिझक और फैमिली प्लानिंग को मुख्यतः महिलाओं की जिम्मेदारी मानने की सोच अब भी हावी है, जबकि बाकी दुनिया में यह स्थिति तेजी से बदली है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए सबसे प्रेफरेबल गर्भ निरोधक कॉन्डम ही है। पिछले 25 साल में फैमिली प्लानिंग पर किस तरह दुनिया के हालात बदले हैं, इसको समझते हैं। कैसे गर्भ निरोध के तौर तरीके बदले हैं। 1994 में जहां 19.5 करोड़ महिलाओं ने नसबंदी करवाई, वहीं 2019 तक आते आते ये आंकड़ा 21 करोड़ 90 लाख तक पहुंच गया। वहीं नसबंदी कराने वाले पुरुषों की तादाद 1994 में 4.3 करोड़ थी, जो 2019 तक आते आते 1.6 करोड़ तक आ गई। IUD कराने वाली महिलाएं 13.3 करोड़ थी, जो बढ़कर 15.9 करोड़ पर पहुंच गई। वहीं इम्प्लांट कराने वाली महिलाएं 20 लाख से बढ़कर 2.3 करोड़ तक पहुंच गई। गर्भ निरोधक गोलियां, जिनको कतई भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता, वो 25 साल में 1.5 गुना से ज्यादा इस्तेमाल की जाने लगी। 1994 में 9.7 करोड़ गर्भ निरोधक गोलियां कंट्रासेप्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुई। वो 2019 तक आते आते 15 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। वहीं कॉन्डम, जिसे सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है, उसके इस्तेमाल का आंकड़ा 6.4 करोड़ से 18.9 करोड़ पर पहुंच गया है। कहते हैं कि जिसने सब सहना है उससे उसकी रजा पूछी जाती है कि वो क्या चाहता है, लेकिन महिलाओं पर तो थोपा जाता है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि तमाम रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं। क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की पसंद की बात आती है तो महिलाएं सबसे ज्यादा कंडोम प्रेफर करती हैं। उसके बाद नंबर आता है गर्भ निरोधक गोलियों का, जिनको 26% महिलाएं लेने की बात करती हैं। वहीं 13% महिलाएं नसबंदी का समर्थन करती हैं और 8% महिलाएं इंजेक्टेबल लेने की बात करती हैं। ऐसा नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कोई नया शब्द है या इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं। 1991 में NFHS 1 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 के अनुसार 95.5% लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में पता था। इनमें से 40% लोग इसके तौर तरीके अपनाते भी थे।
वहीं 89% लोग जानते थे कि गर्भ निरोधक कहाँ मिलेंगे। साथ ही कॉन्डम के बारे में 57% जनता को जानकारी थी। 85% पुरुषों को नसबंदी के बारे में पता था, लेकिन उनमें से 3.5% ही नसबंदी कराते थे। आबादी को बढ़ने से रोकने और यौन संबंधों का सबसे आसान और सुरक्षित साधन अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो कॉन्डम है। सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला प्रोडक्ट है। बावजूद इसके 30 साल में इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 7% बढ़ी है। 1992-93 में फैमिली प्लानिंग में कॉन्डम का शेयर 2.4% था, जो 1998-99 में 3.1 पर पहुंचा। 2005-06 में 5.2%, 2015-16 में 5.6% और 2019-21 में 9.5% तक पहुंच गया। इसके पीछे यह चीज भी जिम्मेदार है कि आज भी लोग कॉन्डम को सिर्फ इसलिए जानते हैं कि यह एड्स पर कंट्रोल करने का तरीका है, बस और कुछ नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फैमिली प्लानिंग का पूरा भार महिलाओं पर आकर टिक गया है, चाहे वो 50 का दशक हो या फिर 90 का, या अब फैमिली प्लानिंग तब भी महिलाओं के जिम्मे थी और आज भी उन्हीं के जिम्मे है। इसीलिए तो हर 10 में से 9 नसबंदी महिलाएं करवाती हैं। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य विभाग के पहले सर्वे के अनुसार 1992-93 में फैमिली प्लानिंग करने वाले 40% लोगों में से 27% शेयर महिला नसबंदी का था। NFHS 2 में देखें तो 48.2% फैमिली प्लानिंग कराने वालों में 34% महिलाएं थीं। 2005-06 में 56% फैमिली प्लानिंग करने वालों में 37.3% शेयर महिला नसबंदी का था और 2015-16 में 53.5% फैमिली प्लानिंग करने वाले लोगों में 36% महिलाएं थीं। वहीं 2019-21 की माने तो 66.7% परिवारों में से 37.9% महिलाएं नसबंदी का हिस्सा रही हैं। यानी कुल मिलाकर आंकड़ों पर गौर करें तो आज भी 33% से ज्यादा जनसंख्या का फैमिली प्लानिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देश के कुल परिवारों के 66% लोग ही फैमिली प्लानिंग के तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से 10% ऐसे हैं जो पुराने तरीकों पर चल रहे हैं। आज भी 9% से ज्यादा लोगों को फैमिली प्लानिंग के संसाधन नहीं मिल रहे। इसकी वजह से हर साल लगभग 55 लाख बच्चे बिना किसी प्लानिंग के जन्म लेते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि जनसंख्या संतुलन होना चाहिए। किसी भी देश के लिए ये जरूरी है, लेकिन इसके लिए सिर्फ महिलाओं पर जिम्मेदारी छोड़ना और खुद की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना भला कहाँ तक सही है। दो बच्चों को लेकर जो कानून चल रहा है वो केवल पोस्टरबाजी और कैंपेनबाजी है या फिर इसके अलावा जमीनी स्तर पर कुछ किया जा रहा है। आपने महिलाओं के लिए क्या दवाइयाँ दी, आपने कुछ किया या नहीं, और अगर आपने कुछ किया तो फिर ऐसी चीज कैसे होती चली गई। इसी समाज में आप महिलाओं को लेकर दो बच्चों के लिए पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन जो पुरुष समाज है वो इसे लेकर कितना जागरूक है। दो बच्चों को लेकर पुरुषों की क्या भूमिका है, आपने क्या किया और पुरुषों ने क्या किया। क्या महिलाएं अबॉर्शन के लिए गोलियां खाती रहेंगी, क्या वो नसबंदी करवाती रहेंगी, जबकि सबको पता है कि इस तरह की गोलियां खाने से शरीर पर कितना साइड इफेक्ट होता है। महिलाएं मानसिक और शारीरिक रूप से कितना टूट जाती हैं। हाँ, यह तो सदियों से चला आ रहा है और कब रुकेगा कहाँ नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। महिलाओं को जिम्मेदारी, पुरुष कब बनेंगे जिम्मेदार। 140 करोड़ पार, कितना इंतजार।